कोशिश कीजिए प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, आपने अभी शिवराज सिंह चौहान को दिखाया। अभी तो वो चने बो रहे हैं, फरवरी में धनिया बोएंगे, चुनाव आने का वक्त है। तो शिवराज सिंह जी उसके बाद धनिया बोने वाले हैं। और उसी तरह से वसुंधरा जी, और जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया। अभी शिवराज सिंह चौहान की उम्र क्या है? राजनीति में 64-65 साल कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मोदी जी के सामने कोई बीजेपी का 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, ये कैसे बर्दाश्त होगा? उसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जो उन्होंने किया, राजस्थान की बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता, और उनको किनारे कर दिया। और ये वो लोग नहीं हैं जो उतनी आसानी से सब कुछ भुला देंगे। तो ये आने वाले वक्त में इसकी भी आपको अनुगूंज सुनाई पड़ेगी जी। ये जो 3 राज्यों की आपने बात की कि बोगी बोगी करके जीत लिया, इसमें मोदी जी का श्रेय क्या है राजीव? ये तीनों राज्य आरएसएस के पुराने गढ़ हैं, और उसमें बड़ा योगदान रहा मुझे लगता है कि कमलनाथ जी का अपना, ओवर कॉन्फिडेंस बघेल साहब का अपना, और जो राजस्थान में था वो भी हमने देखा। तो विपक्ष जो था, माने बीजेपी के सामने, उसकी अपनी कुछ गलतियां, और उसी में आप कहते हैं ना कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, तो वो जीत गए। दूसरा ये कि अगर इन्हीं राज्यों को आप देखें, तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन समीकरण और कुछ और कहते हैं। 2018 में ही नहीं कि जब कांग्रेस ने तीनों राज्य जीते थे तो बीजेपी ने फिर लोकसभा चुनाव जीता, उसके पहले भी 2013 में आप देख लीजिए, 2009 में देख लीजिए, 2004 में 3 में आप देख लीजिए, जिसने भी ये 3 राज्य जीते लोकसभा में वो चुनाव हारा। ये यहां का गणित है, और मैं कह रहा हूं ये कोई ज्योतिष नहीं है, ये यहां के लोगों की अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली की तरफ का इशारा है। और तीसरी बात कि इंडिया अलायंस में जो थोड़ा सा अभी शिथिलता आई थी, निश्चित तौर पर अब उसमें एक गतिशीलता बढ़ी है। 19 तारीख को बैठक है, और नीतीश कुमार की सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में वो बनारस में रैली करने जा रहे थे, जिसे स्थगित कर दिया है। वो फिर से रैली होगी, और ये उत्तर प्रदेश वो है जहां पिछली बार 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अगर सहयोगी दल मिला ले तो 64 सीटें जीती थी जी। अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार, और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बेल्ट है वहां जयंत चौधरी, ये सब एक साथ आने के बाद ये उत्तर प्रदेश भी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। भले ही आप राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो, और नैरेटिव भले ही कुछ भी बनाया जा रहा हो, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि आंकड़े तो ये कहते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट ज्यादा मिले। तो जिसकी चर्चा हम लोग करते रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता और कांग्रेस पार्टी का एक तरह से पुनरोदय, ये दिखाई पड़ रहा है। और 40% से ज्यादा वोट मिला कांग्रेस पार्टी को, लोगों की चाहत वो दिख रही है। हाँ, अब वो चूंकि आपके पास सारा सिस्टम है, चुनाव आयोग से लेकर के मशीनों तक का खेल है, पैसा है, उसी में वोटर लिस्ट है, उसी में सारा खेल है। तो वो बीजेपी के पास है एक चीज, चुनावी मशीनरी आप कह दें उसको, लेकिन उसके बरक्स वो 20 करोड़ नौजवान भी हैं जो उम्मीद किए थे कि नौकरी मिलेगी। हर साल आपको 2-2 करोड़ देना था, 15 लाख आ रहे थे जेब में, किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही थी, और मिला क्या? झुंझुना लोगों को। तो वो जिस रथ पर सवार होना चाहते हैं मोदी जी, या मैं कहूं कि जिस नौका पर सवार होना चाहते हैं कि 3 राज्यों में चुनाव जीत लिए, अब मंदिर का उद्घाटन करेंगे, वो हम चल देंगे, जिस बैतरणी को वो पार करना चाहते हैं, जिस नाव के जरिए, दरअसल उस नाव में छेद बहुत है, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, और इधर दलितों आदिवासियों के उत्पीड़न का। इन छेदों के साथ में मोदी जी क्या बैतरणी पार कर पाएंगे 2024 की? इसको लेकर के हम सबको पूरा संदेह है, और बल्कि निश्चितता यह है कि इंडिया अलायंस अगर मजबूती के साथ लड़ता है तो नतीजे वही होंगे जो प्रमोद महाजन के समय
इंडिया शाइनिंग का नारा लग रहा था और नतीजे कुछ और आए थे। उसी तरह से आप 24 में देखिएगा। 19 तारीख को विपक्ष क्लियर स्टैंड लेने जा रहा है। क्या 19 तारीख के बाद इस देश की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन हम देखेंगे? और इस बीच खबर वो भी आ रही है, आप लोग सुन चुके होंगे, हमारे चैनल पे ही देख चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तरह से ही एक यात्रा की शुरुआत हो रही है और वो उसको लीड करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। तो क्या उसके बाद, इस मीटिंग के बाद देश में कोई भारत जोड़ो यात्रा की तरह कोई यात्रा निकलने वाली है? बहुत कुछ हम देखेंगे, इसलिए भी क्योंकि यहाँ से अब विपक्ष को सीधे सड़कों पर आना ही होगा। लेकिन सड़क पर आने से पहले अपनी मजबूती, अपनी एकजुटता ज़रूरी है। क्या ये गांठ मजबूत है? सवाल तो ये भी है। प्रोफेसर रविकांत जी, एक बार फिर से आपके पास, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत दिखाई देता है? इसलिए यह सवाल कर रहा हूं। मेरे से पर्सनली अगर यह सवाल मुझसे करते तो मैं कहता 100% मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन यह सवाल आपके सामने इसलिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं और वहां से बहुत सारी खबरें आती हैं। कभी अखिलेश के हवाले से खबर आती है, कभी किसी और के हवाले से खबर आती है और गड़मड़ करके उन खबरों को परोसा जाता है। इसलिए आज इस चर्चा में इस बात को भी अच्छी तरह से रखना चाहिए कि हाँ, सचमुच अगर मजबूत है तो मजबूत है, और नहीं है, कहीं कुछ धब्बा है, दाग है, तो क्यों है? जरा आपसे समझना चाहता हूं। नहीं राजीव जी, देखिए, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उसको 2-3 सीटें मिले, और उस समय जो बदमजगी हुई, मुझे लगता है वो खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव ने भी उस बात को रेखांकित किया, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी इस बात को कह दिया है, और अब मुझे लगता है कि कहीं भी किसी तरह का कोई दबाव या कोई बदमजगी अब नहीं है, और अब पूरा इंडिया अलायंस एक साथ, पूरा एकजुटता के साथ 2024 की लड़ाई में अपने आप को तैयार कर रहा है। और जिस तरह का राहुल गांधी का पहले एटीट्यूड रहा है कि कोई अहंकार नहीं और सत्ता का कोई मोह नहीं, ये भाव उन्होंने पहले भी दर्शाया है। तो अब जो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वरिष्ठ हैं, नीतीश कुमार हैं, शरद पवार हैं, थोड़ा सा मुझे जो दिखाई पड़ता है कि बंगाल से ममता बनर्जी थोड़ा सा नाराज बीच में दिख रही थी, लेकिन अब तो स्थितियां बदल चुकी हैं। महुआ मोइत्रा को जिस तरह से निष्कासित किया गया है, तो अब ज्यादा मजबूत मुझे दिखाई पड़ रहा है पहले की अपेक्षा। तो जिस तरह से हमला हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो चीजें ये दिखा रही हैं कि अब ज्यादा एकजुट होकर के विपक्ष मजबूती के साथ लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नजर नहीं आ रही है